External Affair Insights। समय था अक्टूबर 2024 और जगह थी ईरान की सेमनान प्रोविंस। अचानक से ईरान के इस प्रोविंस में भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए और ईरान में आई इस भूकंप के झटकों ने सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों को काफ़ी टेंशन में डाल दिया था। इन देशों को भूकंप और भूकंप से होने वाली जान माल की हानि को लेकर के कोई टेंशन नहीं था, बल्कि इनके टेंशन का कारण कुछ और ही था। इसी बीच इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज अब एक्शन में आ चुकी थी और दिन और रात इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज ईरान में आए इस भूकंप के झटकों का पता लगाने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि अमेरिका की सैटेलाइट्स की नज़रें भी अब ईरान में आए इस भूकंप के केंद्र की तरफ हो चुकी थी। लेकिन आखिर यह ऐसी कौन सी घटना थी जिसके वजह से ये सारे देश इतनी टेंशन में आ गए थे, और आखिर ईरान में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली थी जो कि इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रखने वाली थी। दरअसल ईरान में होने वाली ये सभी भूकंप के झटके इस बात की आहट थी कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया, और इसी को लेकर के ये सभी देश अब टेंशन में आ चुके थे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ये सभी देश इतना ज़्यादा प्रश्न क्यों उठाते हैं और आखिर ये इतनी आपत्ति क्यों करते हैं। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो ये काफ़ी हद तक समझ में आता है कि वे आखिर ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी देश कहीं से भी ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के एक मास वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी भी दूसरे देश के हाथ में आ जाए, और इसीलिए वे ईरान द्वारा इस प्रकार के परमाणु परीक्षण के खिलाफ में ही नजर आते हैं, और इसीलिए वे हमेशा ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस भी इम्पोज करते रहते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों ने तो भारत के ऊपर भी कई प्रकार के सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे जब भारत ने भी पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। अतः पश्चिमी देशों का विरोध काफ़ी हद तक समझ में आता है। लेकिन पश्चिमी देशों के अलावे आखिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज और मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्रीज ईरान के परमाणु परीक्षण को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध क्यों करती है। यहाँ तक कि गल्फ के कई देश भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं और वे हमेशा ही ईरान का विरोध ही करते हैं, और कई बार तो इनका विरोध अमेरिका से भी ज़्यादा दिखाई देता है। कई इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और यहाँ तक कि टर्की जैसे देश भी ये नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी भी एक परमाणु संपन्न देश बन पाए। अभी हाल ही में हुए ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल और यूएसए ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी किए। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट से यही बातें सामने आई कि अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमले काफ़ी असफल रहे और अमेरिका के इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई विशेष प्रकार का क्षति नहीं पहुँचा पाई है, और ईरान के एनरिच किए हुए यूरेनियम का भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि आने वाले वर्षों में ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर सकता है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ईरान एक परमाणु परीक्षण करके भी दिखाए। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि जब भी ईरान ऐसा करेगा तो ईरान के ऐसे करने के बाद से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और विशेष तौर पर गल्फ के जियोपॉलिटिक्स में किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर हम देश और दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस में हेल्पफुल हो सकती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। 18 मार्च साल 2018 अमेरिका के एक बड़ी मीडिया हाउस पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक इंटरव्यू दे रहे थे, और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अपने इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि अगर भविष्य में ईरान परमाणु परीक्षण करता है तो ऐसे में सऊदी अरब भी अपने लिए परमाणु हथियार इकट्ठा करेगा। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के इस स्टेटमेंट से यह बात जाहिर हो गई थी आखिर सऊदी अरब ईरान के साथ किस प्रकार की राइवलरी देखता है, और इस बात से यह भी समझ में आता है कि इस रीजन में ईरान और सऊदी अरब के बीच में कितने बड़े मतभेद अब हो चुके हैं। यहाँ तक कि ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाले इस राइवलरी और प्रॉक्सी वॉर ने गल्फ रीजन और मिडिल ईस्ट के ग्रोथ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी किया है, और मुख्यतः दोनों ही देशों द्वारा एक दूसरे के ऊपर किए गए पावर प्रोजेक्शन की वजह से ही सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जा रही है।
यदि देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा से एक दूसरे को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व यही देश कर रहे हैं। अगर हम सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब एक ऑयल रिच इकोनॉमी है और ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से ये काफ़ी हद तक वेल डेवलप हो चुका है और यहाँ तक कि इसके पास एक अच्छी खासी आर्मी भी है। और सऊदी अरब की मिलिट्री का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री बजट वाले देशों में से एक है। और क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है, इसीलिए इस सुन्नी देशों का प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को पेश करता है। तो वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान एक शिया बहुल देश है और यह रीजन में एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर भी है। और यदि देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो टेंशन है या फिर जो कोल्ड वॉर है, यह इनडायरेक्टली कई अलग अलग रीजन्स में और कई अलग अलग देशों में भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि यदि सीरिया में देखा जाए, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ईरान के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे और जब तक राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता में थे तब तक सीरिया में ईरान का प्रभुत्व काफ़ी हद तक था। हालांकि ईरान के इस प्रभुत्व को तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे और इसीलिए तुर्की जैसे देशों ने HTS जैसे संगठनों को सहायता प्रदान की और राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को गिराते हुए HTS के मुखिया को सत्ता में आने में सहायता भी की। और यदि देखा जाए तो सऊदी अरब को इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए HTS के मुखिया अहमद अल सरा को वैधता प्रदान करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास भी किया। पिछली बार जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर आए हुए थे, उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इतना ज़्यादा प्रयास किया कि उन्हीं के प्रयासों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने HTS के मुखिया अहमद अल सरा की सरकार को वैलिडिटी भी प्रदान की। और सऊदी अरब के ऐसा करने का मेन मोटिव यही था कि इसके द्वारा वो सीरिया में ईरान के प्रभुत्व को कम करना चाहते थे। लेकिन केवल सीरिया ही नहीं बल्कि ईरान और सऊदी अरब के बीच की ये राइवलरी अब यमन जैसे देशों में भी काफ़ी हद तक दिखाई देती है, जहां पर हमें यह साफ साफ दिखाई देता है कि यमन में हुती विद्रोही काफ़ी हद तक सऊदी अरब के खिलाफ माने जाते हैं और वे सऊदी अरब के खिलाफ ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन हुती विद्रोहियों को ईरान जैसे देश हर प्रकार की सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और ईरान उन्हें न केवल फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है बल्कि वो इन हुती विद्रोहियों को हर प्रकार के वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हुतीस ही इकलौती ऐसी इस्लामिक फोर्स नहीं है जिसे ईरान सहायता प्रदान कर रहा है। हुतीस के अलावे कई ऐसे अलग अलग रिवोल्यूशनरी फोर्सेस है जिसे ईरान मदद कर रहा है और उन्हें एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के तौर पर खड़ा कर रहा है। यदि हम देखें तो ईरान ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सहायता प्रदान की, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को वो काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान कर रहा था और यहाँ तक कि गाजा में हमास को भी मजबूत करने का काम कर रहा था। और इन्हीं सभी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फोर्सेस को मिला करके ईरान इसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहता है, जो कि वेस्टर्न सुप्रीमेसी के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कई देश जैसे कि सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश इस प्रकार के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को विशेष तौर पर कोई मदद नहीं करती है और यहाँ तक कि ये उनके अगेंस्ट ही दिखाई देती है। यदि बात तुर्की की करें तो तुर्की अपने आप में एक नेटो कंट्री है और एक नेटो कंट्री होने की वजह से वो कहीं से भी इस प्रकार के रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को मदद नहीं पहुंचा सकता और इसीलिए तुर्की भी हमेशा ही इसके खिलाफ ही दिखाई देता है। तो वहीं सऊदी अरब अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रखता है और वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ना भी नहीं चाहता है, इसीलिए सऊदी अरब और UAE जैसे देश भी कभी भी इस प्रकार के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का सहायता नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ ये सभी देश आपस में ही इस इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए एक दूसरे के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे सऊदी अरब और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर तुर्की का इनडायरेक्ट तरीके से ईरान या सऊदी अरब के खिलाफ जाना हो। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि ईरान न्यूक्लियर डील 2015 क्या है, जिसे JCPOA कहा जाता है, ये क्या है और ये न्यूक्लियर डील किन देशों के बीच में हुई थी। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब सही प्रकार से दे पाएंगे और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर आने वाले भविष्य में क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को वापस से शुरू करता हुआ दिखाई देगा और क्या ईरान आने वाले भविष्य में एक न्यूक्लियर टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, और यदि ईरान ऐसा करता है तो ये रीजन के जियोपॉलिटिक्स को किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा। बाकी आपका क्या मानना है,
क्या ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को वापस से शुरू करना चाहिए या फिर ईरान को अपने देश की आर्थिक उन्नति के लिए इसे त्याग देना चाहिए और उसे एक पीसफुल सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ही बढ़ना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह आज का विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इससे हमारे वीडियो के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।